हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंद गुरु एकेडमी। और मैं हूं आपकी मेंटोर नेहा। कल हमने किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर 1 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस लेक्चर 2। होपफुली कल का टास्क आप सबने किया होगा। मैंने आपको बोला था बेटा, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, बस ये दो चीजें ही हैं जो आपको आपकी रैंक और ड्रीम स्कोर तक पहुंचाएंगी। हम डेली का काम डेली करेंगे, कोई भी बैकलॉग्स नहीं करेंगे। सो मेक योर टाइम टेबल और कोशिश कीजिए कि वट एवर वी आर डूइंग इन द क्लास आप डे एंड पर उसको लर्न करें और उसके एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर देगा। बट कुछ बच्चों को अगर कल कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वो टॉपिक, वो पर्टिकुलर पार्ट मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। चलो जल्दी से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बिफोर गोइंग अहेड मैं प्रीवियस क्लास का एक क्विक रिकैप करती हूँ 5 मिनट में। उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें टाइडल वॉल्यूम्स करने हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं नाउ। तो कल हमने किया था एनाटॉमी ऑफ लंग्स, लंग्स का स्ट्रक्चर किया था, एनाटॉमी ऑफ लंग्स। और इसके साथ साथ हमने कल किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और डिफरेंट लोअर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो क्विकली देखते हैं एनाटॉमी ऑफ लंग। एनाटॉमी ऑफ लंग्स मतलब कि लंग्स कैसे दिखते हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है। ये करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको कल बताया था, आप डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए और उसके साथ साथ आपके लेबल्स अपने आप कवर हो जाएंगे। इससे आपको कॉन्सेप्ट भी लर्न हो जाएगा। तो अब हम क्विकली देखते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में लंग्स के बारे में हमने कल क्या किया था। तो लंग्स का स्ट्रक्चर जब हमने किया था बेटा, तो हमने देखा था सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स होती हैं। ये दो आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, एयर इनहेल करते हैं आप और जाती है एयर आपके नेसल चैम्बर में। ठीक है, ये है आपका नेसल चैम्बर। ठीक है, यहाँ पर हेयर्स हैं, यहाँ पर म्यूकस है और उसका काम क्या है, जो भी एयर आप इनहेल कर रहे हैं उसमें से डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना, आपकी फिल्टर्ड एयर को अंदर भेजना। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, देन नेसल कैविटी, देन इंटरनल नॉस्ट्रिल एंड फाइनली एयर पहुंच जाती है इस कॉमन पैसेज पे जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, देन वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स, देन विंड पाइप, ट्रैकिया। ट्रैकिया में हमने बताया था आपको सी शेप इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं हाइलीन कार्टिलेज की, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। इसके बाद फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे जाके ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाने के बाद फर्दर ब्रांच होती है, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड लास्ट में आते हैं आपके टर्मिनल के बाद डिस्टल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल ओपन होता है एक बड़ा सा बैग, बैग को हम बोलते हैं सैक, एल्वेलाई सैक में, और एल्वेलाई सैक के अंदर बहुत सारी मिलियंस में होती हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो जगह है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। कल हमने ये सब डायग्राम के थ्रू समझा था, आज मैं इसको रिवाइज करवा रही हूँ एक छोटे से फ्लो चार्ट से। देखिए, सो एयर एंटर्ड थ्रू नॉस्ट्रिल्स, सबसे पहले आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, देन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद आता है नेसल चैम्बर, यू कैन कॉल इट नेसल कैविटी, देन इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। बताओ बताओ जल्दी बताओ बच्चों, इसके बाद क्या आएगा, आपको पता है? यस, कॉमन पैसेज, बोलो बोलो, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट बोलो, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है नेक्स्ट, बोलो बोलो, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आता है, जल्दी बताओ, विंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड करके क्या बनाता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या बनाते हैं ब्रांच करके बेटा, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स ओपन होते हैं एक बैग में, क्या बोलते हैं बच्चों जल्दी बताओ, एल्वियोलाई सैक, एंड दिस कंटेन मेनी एल्वियोलाई। ठीक है, तो दिस इज द पैसेज, एयर कैसे कैसे एंटर करती है एंड फाइनली एयर पहुंच चुकी है हमारी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो जगह है जहां पर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम आज की क्लास में करेंगे। नेक्स्ट,
इसके बाद हमने करा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपने दो टॉपिक्स करे थे, इनहेल एंड एक्सेल। याद करो बच्चों, राइट? ठीक है, इनहेल, इनहेल का मतलब है आपको एयर को क्या करना है, यू वांट एयर टू एंटर, इनहेल अंदर आ जाए। और एक्सेल में क्या करना है बच्चों, रिवाइज करा था हमने कल, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो। दैट मीन्स इस बार एयर को कहाँ जाना है, बाहर। और मैंने आपको इसका बहुत प्यारा सा फंडा बताया था, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट? तो अब एयर कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। चलिए आप जल्दी से मेरे साथ मुझे बताएं। याद आया? चलो नाउ अब देखिए, तो बेटा एयर को अंदर आना है, दैट मीन्स बाहर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और अंदर प्रेशर कम। प्रेशर कम तो एरिया ज्यादा। तो आपको कुछ भी करके इस बार लंग्स का एरिया क्या करना है, इंक्रीज। और इसके लिए आप क्या करते हैं, रिब्स मूव आउटवर्ड फॉरवर्ड, याद कीजिए। नेक्स्ट डायफ्राम, डायफ्राम बिकम फ्लैट और यू कैन से इट गो डाउन, फ्लैट एंड इट गो डाउन। तो ऐसा करने से लंग्स का एरिया इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। एंड फाइनली आउटसाइड एयर विच इज एट हाई प्रेशर रशेज इनसाइड। इस तरीके से इनहेल हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी, द रोल ऑफ फेरेनिक मसल, इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल। नाउ अब सबसे पहले जल्दी से फटाफट, कम ऑन एवरीवन, डू इट लाइक दिस। ये आपके लंग्स है, ये रिब्स है। एरिया इंक्रीज करना है डिक्रीज, जल्दी बताओ। एरिया इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए आपके रिब्स की पोजीशन क्या होने वाली है, एक्सपैंड फॉरवर्ड, ठीक है। और ऐसे करते ही एरिया इंक्रीज हो जाएगा। नाउ ये लंग्स है, लंग्स का बेस है, नीचे कर्व डायफ्राम है। एरिया इंक्रीज करना है तो डायफ्राम कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ बच्चों, डायफ्राम कहाँ जाएगा मेरे बच्चों, जल्दी, कम ऑन एवरीवन, नीचे। तो डायफ्राम नीचे चला गया, ठीक है, ये एरिया भी इंक्रीज हो गया और ये वाला एरिया भी इंक्रीज हो गया। फाइनली एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम है, इसीलिए बाहर वाली एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर आ जाएगी, इनहेल हो गया, राइट? अब एक्सेल करना है, तो चलो एक्सेल में क्या करना है जल्दी बताओ। एक्सेल का मतलब एग्जिट, मतलब कि एयर कहाँ जाने वाली है, बाहर। एयर मूव करती है बेटा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो अभी लंग्स का प्रेशर ज्यादा है तो एरिया क्या करना है अपन को, कम। दैट मीन्स इस बार आपको एरिया इनसाइड लंग्स क्या करना है बच्चों, डिक्रीज। ये मैम ऐसे डिक्रीज लिखती है, ठीक है। तो आपको एरिया कम करना है। अच्छा सोचो, अपने आप सोचो, लर्न नहीं करना, सोचो एरिया कम करना है। एरिया कम करने के लिए आप मुझे बताओ रिब्स को क्या करोगे, जल्दी बताओ। नाइस, वेरी गुड, रिब्स को अंदर लेके आओगे, एक्सपैंड की जगह कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड, इनवर्ड, क्लियर, ऐसे आ गए रिब्स। और ये एरिया ऐसे था, डायफ्राम फ्लैट हो गया था, नाउ डायफ्राम विल कम बैक टू ओरिजिनल डोम शेप, ऐसे, क्लियर। ये देखिए, कैन यू सी डायफ्राम मूवमेंट, फ्लैट डोम शेप, फ्लैट होता है इनहेल में, डोम शेप होता है एक्सेल में, क्लियर। रिब्स आउट गई, अंदर आई, बाहर अंदर, बाहर अंदर, इससे आपकी चेस्ट कैविटी का एरिया चेंज होता है। नाउ सो एरिया आपको क्या करना है बच्चों, डिक्रीज। एरिया डिक्रीज करने के लिए रिब्स क्या करेंगे, आउट की जगह इनवर्ड, एक्सपैंड की जगह कॉन्ट्रैक्ट, और डायफ्राम क्या करेगा बच्चों, फ्लैट की जगह वापस से कर्व्ड शेप, डोम शेप, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। चलो बना देते हैं, रिब्स बाहर गई और डायफ्राम फ्लैट हो गया, यहाँ पर डायफ्राम कर्व हो गया और रिब्स अंदर आ गई, खत्म, सो सिंपल, ठीक है। बस एक फंडा याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, उससे सारा सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। अब मैम ने कल आपको फेरेनिक मसल और इंटरकोस्टल मसल सिखाई थी। फेरेनिक मसल क्या होती है याद करो, डायफ्राम और रिब्स के बीच वाली मसल्स, और इंटरकोस्टल मसल बिटवीन दी रिब्स, इंटर इन बिटवीन, कोस्टल मतलब रिब्स, रिब्स ये रिब्स है,
रिब्स के बीच में जो मसल है क्या होंगी बेटा? इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो चलो देखो, अब मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, एक फंडा बताया था, मैंने एक थंब रूल बताया था, याद है क्या? देखिए, तो फेरेनिक मसल, और आपको एक और मैंने ट्रिक बताई थी, क्योंकि ये इनहेल है, आई से स्टार्ट है, तो जस्ट ऑपोजिट कौन सा मसल रोल प्ले करेगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और एक और थंब रूल बताया था, इनहेल पे आपको क्या लिखना है? कॉन्ट्रैक्ट। वेरी नाइस। इनहेल पे क्या लिखना है? कॉन्ट्रैक्ट। दो ट्रिक है। ट्रिक नंबर 1, इफ यू टॉकिंग अबाउट इनहेल, आई से स्टार्ट हो रहा है इनहेल, तो ऑपोजिट उठा लो, मतलब कि एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, आई तो सेम हो जाएगा, ऑपोजिट। इनहेल में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम करेंगी, और इनहेल का थंब रूल है कॉन्ट्रैक्ट। थंब रूल मतलब यूनिवर्सल रूल है, इनहेल के टाइम पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो फेरेनिक मसल क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पर एक्सेल पे सेम मसल्स क्या कर जाएंगी बेटा? रिलैक्स। हो गया याद? क्लियर? अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एब्डोमिनल मसल्स का रोल बताओ, तो एब्डोमिनल मसल्स आप पढ़ के आए हैं, एक बार उसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये अभी रिवाइज करेंगे। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बेसिक्स हमने कल किया था, ये डायग्राम आप जैसे मैंने बताया था वैसे बना के देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, लर्न भी हो जाएगा। नेक्स्ट, एब्डोमिनल मसल्स, तो एब्डोमिनल मसल्स भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एब्डोमिनल मसल्स ड्यूरिंग इनहेल और एक्सेल क्या रोल प्ले करती हैं? तो एब्डोमिनल मसल्स इनहेल के टाइम पे क्या करती हैं? रिलैक्स। एक याद रखिए, दोनों याद करते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एब्डोमिनल मसल्स क्या कर रही हैं बेटा? रिलैक्स। ठीक है, और डायफ्राम कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? आपका लंग्स का एरिया, क्योंकि ऊपर डायफ्राम नीचे चला गया, डायफ्राम जब नीचे जाएगा, आप खुद बताओ मुझे, ये आपका लंग्स का बेस है, बेस, और ये डायफ्राम है, डायफ्राम को नीचे गया, डायफ्राम नीचे गया, डायफ्राम नीचे गया, क्या हुआ? एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, आउटसाइड एयर हाई प्रेशर वाली अंदर आ जाएगी, हो गया इनहेल। सो सिंपल। क्लियर? और एक्सेल पे क्या होगा? एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम ऊपर गया, डोम शेप हो गया, कॉन्वेक्स कह सकते हो आप, और आपके लंग्स का एरिया, जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो लंग्स का एरिया क्या होगा? डिक्रीज। देखो, जब जब ये कंफ्यूजन हो, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आप क्या करेंगे? आप लंग्स का बेस इमेजिन करेंगे, ये डायफ्राम है, डाउन, अप गया तो एरिया कम हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर प्रेशर ज्यादा है तो एयर बाहर भाग जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो दिस इज द रोल ऑफ एब्डोमिनल मसल्स ड्यूरिंग इनहेल एंड एक्सेल। क्लियर? नाउ एक और पॉइंट है, आप इसको भी याद रखिएगा, फॉर एंट्रेंस में कभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट आपके काम आने वाला है। ओके, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपीरेशन, जब हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन की बात करते हैं, फोर्सफुल एक्सपीरेशन में दो मसल्स रोल प्ले करती हैं, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, विसरल ऑर्गन सारे ऊपर आते हैं, अभी अभी हमने किया, डायफ्राम बिकम मोर कॉन्वेक्स, डायफ्राम क्या हो जाएगा बच्चों? कॉन्वेक्स, मतलब डोम शेप, डायफ्राम कॉन्वेक्स हो जाएगा, और इंटरकोस्टल मसल्स कैसे काम करेंगी? वो भी क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट, बट कौन सी वाली? इंटरनल इंटरकोस्टल। कैची पॉइंट है, याद रखना, नॉर्मली जब आप इनहेल करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, इनहेल के टाइम पे आप कौन सी मसल्स यूज करते हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक्सेल पर भी सेम ही रहता है, बस ये वाला मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सेम मसल क्या करता है बेटा? रिलैक्स। बट अब क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग फोर्सफुल, जब आप लंबी सांस, गहरी सांस बाहर छोड़ते हैं, फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं,
ठीक है, तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन में कौन सी मसल्स रोल प्ले करती हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक्सपीरेशन फोर्सफुल, कौन सी मसल आई? ऑपोजिट, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और मैंने आपको थंब रूल सिखाया है, क्या करेंगे हमेशा जब कुछ ना समझ में आए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में कंफ्यूजन हो, तो क्या लिखना है बच्चों? बताओ, व्हाट इज अ थंब रूल? कॉन्ट्रैक्ट। कल हमने बहुत बेसिक लेवल पे आपको लंग्स की एनाटमी करवाई थी, बिल्कुल सिंपल इनहेल एक्सहेल करवाया था कि आपके जो 10th क्लास के कॉन्सेप्चुअल गैप्स हैं वो फिल हो जाएं। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पेपर कहीं से भी ट्विस्ट हो रहा है आजकल, और ट्विस्टेड पार्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, फेरेनिक मसल और इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल। क्लियर? याद करने का बहुत सिंपल फंडा है। इनहेल पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम कर रही है, फोर्सफुली एक्सहेल पर, एक्सहेल ई आया तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और थंब रूल है कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ और पॉइंट्स है बेटा, कल हमने स्किप किए थे क्योंकि आपका फर्स्ट डे था, तो मुझे आपको ओवर बर्डन नहीं करना था, बट आज हम करेंगे। जैसे देखिए, breathing is carried out with the help of intercostal muscles and diaphragm. अब इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। बायोलॉजी स्टूडेंट को ये दो वर्ड जरूर पता होने चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव। आज सीख लो और उसके बाद लाइफ टाइम याद रहेगा। देखो, एक्टिव, कोई भी प्रोसेस अगर एक्टिव है और पैसिव है तो आप कैसे याद रखेंगे? देखिए ट्रिक, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी। तो एक्टिव प्रोसेस में आपको एटीपी चाहिए और पैसिव प्रोसेस में आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। याद रहेगा, एक्टिव प्रोसेस में एटीपी चाहिए, पैसिव प्रोसेस में एटीपी नहीं चाहिए। अब एक्टिव कर रहे हो, एटीपी चाहिए, कुछ तो काम कर रहे हो ना जो एनर्जी चाहिए, है ना? देखिए, अगर क्लास में टीचर पढ़ा रही है, बच्चे आराम से बैठ के सुनते हैं, उनको कितना रिलैक्स लगता है, मैम बोल रही है ना, बोलने दो, ठीक है, हम सुन रहे हैं, इट्स सो रिलैक्सिंग। दैट मीन्स knowledge is getting transferred from high level to low level. Water is getting transferred from high level to low level. Air is moving from high pressure to low pressure. High to low चीजें अपने आप जाती हैं। प्रोसेस का नाम है सिंपल डिफ्यूजन, ये होता है पैसिव। गॉट इट? तो पैसिव मूवमेंट क्या होती है? आप पढ़ते हो अलोंग द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, राइट? अलोंग मतलब जैसे जहां हवा चल रही है चलते जाओ, हाई टू लो। तो जब भी कोई मूवमेंट बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर या हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन हो रही है तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ पैसिव। यू डोंट नीड एनर्जी, अपने आप काम चल रहा है। साइंस का रूल है, things move from high pressure to low pressure till the level become equal on both the side, equilibrium जब तक नहीं आता। got it? अब बात करते हैं हम एक्टिव की। एक्टिव में एटीपी चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हम जबरदस्ती ऑपोजिटली काम करवा रहे हैं। बच्चों को सुनना पसंद है लेकिन बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर्स देने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आपको बोलूं बेटा आंसर दो, तो मुझे बहुत मेहनत लगेगी आपको स्पीकिंग के लिए पुश करने के लिए, राइट? तो सिमिलरली अगर मैं आपको बोल रही हूँ पैसिवली अच्छा जा रहा है हाई टू लो, लेकिन अगर मुझे आपके आंसर्स निकलवाने हैं, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है तो क्या लगाना पड़ेगा? एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्टिव प्रोसेस क्या है? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। ये आप कंप्लीट बायोलॉजी में यूज करने वाले हैं। तो चलो मुझे एक और बात बताओ, लो टू हाई, तो ये क्या होगा बेटा? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। और हाई टू लो क्या होगा? अलोंग द ग्रेडियंट। गॉट इट? तो अब आपको क्या याद रखना है कि इंस्पिरेशन जो होता है, इंस्पिरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब इसको एटीपी चाहिए, याद रहेगा, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी। ठीक है, और फेरेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये सब मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना था? इंस्पिरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन कैसा प्रोसेस है बेटा? जल्दी बोलो,
पैसिव, पैसिव में एटीपी चाहिए क्या? पैसिव में एटीपी चाहिए क्या? नो। गॉट इट? यस और नो? क्लियर? एक्टिव मतलब ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी। एटीपी चाहिए तो आप लो टू हाई जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हैं। पैसिव प्रोसेस में एटीपी नहीं चाहिए, अलोंग द ग्रेडियंट जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं। तो इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, इनहेल करना एक्टिव है, रिलैक्स करना पैसिव है। ठीक है, चलिए नाउ इंट्रा का मतलब लिखा हुआ है, इंट्रा मतलब होता है विद इन, याद रखना। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स। नाउ लेसिथिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लेसिथिन। ठीक है, अब सुनो, कल हमने बात करी थी ट्रैकिया। ट्रैकिया क्यों कोलैप्स नहीं करता बताओ? ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करता ना बच्चों? क्यों नहीं करता बताओ? ट्रैकिया के पास क्या है? ट्रैकिया के पास क्या है बेटा? ट्रैकिया है सी शेप इनकम्प्लीट रिंग्स, और वो इनकम्प्लीट रिंग्स की वजह से ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करता। ठीक है, एल्वुलाई क्या है? बैलून। अगर मैं बैलून में से एयर बाहर निकाल दूं तो बैलून ऐसे स्क्वीज कर जाएगा, उसकी दीवारें आपस में चिपक जाएंगी। तो एल्वुलाई कोलैप्स क्यों नहीं करता? ठीक है, अच्छा एक और अपना क्वेश्चन सुनो, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। क्यों ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है? बताओ बताओ। ठीक है, आपने भी देखा होगा 3 इडियट्स में, जब बच्चा रो रहा होता है, बेबी रो रहा होता है, इनफैंट न्यूबॉर्न बेबी, तो बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। रो रहा है तो अच्छा है। ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? नाउ लिसन, अगर हमारी एक्सेल के बाद एल्वुलाई कोलैप्स हो जाएंगी, नेक्स्ट टाइम जब आप इनहेल करोगे तो बेटा जब ये ओपन होंगी तो जर्क आएगा, एक झटका, एक चेस्ट पेन आएगा आपको, और आपको प्रॉब्लम होगी। तो एल्वुलाई कोलैप्स ना हो, इसीलिए एल्वुलाई के अंदर एक ऑयली कोटिंग है लेसिथिन की। ठीक है, मींस ये अगर एल्वुलाई है बेटा, तो एल्वुलाई के अंदर एक कोटिंग है, ठीक है, सरफेक्टेंट बोलते हैं हम इसको, और ये कोटिंग कौन से मटेरियल की है? लेसिथिन। इससे एल्वुलाई कोलैप्स नहीं होती, द वन रीजन। अनदर रीजन इज, जब आप एक्सेल करते हैं तो सारी एयर बाहर नहीं जाती है, little amount of air is always there in the lungs, we'll call it as residual volume of air, वो हम आज करेंगे। ठीक है, तो एल्वुलाई कोलैप्स क्यों नहीं करती? वन, एल्वुलाई के अंदर क्या है? लेसिथिन की लेयर। पॉइंट नंबर 2, एल्वुलाई के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा रह जाती है, जिसकी वजह से एल्वुलाई कोलैप्स नहीं करती है, वो डेथ के टाइम पे बाहर आएगी। दैट वॉल्यूम इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, चलो अब जब हम न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे थे, जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब वो फर्स्ट टाइम बाहर आता है तो उसके अंदर एयर जाती है, और लंग्स में जब पहली बार एयर गई तो एल्वुलाई ओपन हुआ, तो एक पेन आया, उस पेन की वजह से वो बच्चा रोता है। समझ में आ रहा है? तो रोना मतलब कि पेन हुआ। पेन क्यों हुआ? क्योंकि उसकी एल्वुलाई फंक्शनल हो गई है, लंग्स उसके फंक्शनल हो गए हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ऑल इज वेल। गॉट इट? ठीक है, तो चलो आ जाओ, कमिंग बैक टू द टॉपिक। लेसिथिन समझ में आ गया? नाउ दैट्स ऑल। ठीक है, ये हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है, याद रखिएगा, और इनहेल इंस्पिरेशन क्या है बच्चों? एक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट, तो ये सब हमने कल किया था, आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, लेकिन इससे पहले नीट का क्वेश्चन आता है, ये वाला पार्ट भी आपको लर्न करना है। ऑल राइट, द फर्स्ट वन, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर कैसे होता है रेस्पिरेशन? बाय सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म की बात करें तो क्यूटिकल, उसकी स्किन के थ्रू। इंसेक्ट की बात करें, कॉकरोच की बात करें तो ट्रैकियल सिस्टम। आर्थ्रोपोड मोलस्क की बात करें तो गिल्स के थ्रू, ब्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो दे हैव लंग्स, और लंग्स से जो रेस्पिरेशन होते हैं क्या बोलते हैं बच्चों? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फिशेस में गिल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स, और सबसे इंपॉर्टेंट था फ्रॉग। फ्रॉग में कैसे रेस्पिरेशन होती है?
स्किन के थ्रू, क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू और गिल्स के थ्रू। तो फ्रॉग में 3 ऑप्शंस है, क्या क्या, लंग्स, गिल्स और स्किन। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। गॉट इट? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एक मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है, कहां पर स्क्वेमस एपिथेलियम है, कहां पर सिलिएटेड है, कहां पर स्यूडोसिलिएटेड है। ये एक चार्ट बना लीजिए बेटा, क्योंकि आपको पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन से टिश्यू पर कहां प्रेजेंट है, कौन से ऑर्गन पर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, इस पे नीट का क्वेश्चन जरूर आएगा। आप इसके लिए एक अलग से एक चार्ट बना लीजिए और अपने रूम में पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये मत सोचना कि एपिथेलियल टिश्यू तो ओमिटेड है तो फिर क्यों आएगा, नहीं बेटा, आप हर चैप्टर में देखिए, आप किडनी वाला पार्ट करेंगे, पीसीटी डीसीटी, वहां भी दिया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू कौन सा आता है। ठीक है, 12th में फेलोपियन ट्यूब में दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है डिफरेंट ऑर्गन्स में कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यूज आते हैं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटीज पे बात करते हैं। ओके हम्म तो बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब इसको लर्न करने की बहुत सिंपल ट्रिक है, मेरे साथ समझ के लर्न कीजिए, इसको छोड़ दीजिए प्लीज, ऐसे करेंगे तो कंफ्यूजन होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो फटाफट, कम ऑन एवरीवन, नॉर्मल इनहेल एक्सेल करो। नॉर्मल इनहेल एक्सेल के टाइम पे जो एयर इनहेल और एक्सेल हो रही है, वी कॉल इट एज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब द एयर दैट वी इनहेल और एक्सेल नॉर्मली। नॉर्मल जो हुआ वो क्या था बेटा, टाइडल वॉल्यूम। अब आपने देखे रामदेव बाबा मॉर्निंग में एक्सरसाइज सिखाते हैं और वो आपको डिफरेंट रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, जिसमें वो फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सेल भी सिखाते हैं। देखिए लाइक दिस। तो अगर आप फोर्सफुल इनहेल करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी। इंस्पायरेटरी मतलब इनहेल, रिजर्व, लंबी सांस लेके आप अपना रिजर्वेशन कोटा फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली सांस बाहर छोड़िए, मतलब लंबी सांस लेकर आप अपने रिजर्व कोटे को बाहर दे रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। सो सिंपल, हो गया ना याद। चलो कम ऑन फटाफट से एवरीवन, यस, नॉर्मली इनहेल एक्सेल किया तो क्या होगा बच्चों, बोलो, बोल बोल के पढ़ो, कम ऑन एवरीवन, बोल बोल के पढ़ो। नॉर्मल इनहेल एक्सेल किया तो क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे यूज कर रहे हैं, नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सेल। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व, इनहेल करते टाइम आपने रिजर्व कोटे पे काम किया तो अपने आप तो रिजर्व कोटा आएगा नहीं, फोर्सफुली आएगा। फोर्सफुल इनहेल करने से आया, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड फोर्सफुली एक्सेल करने से आया। और अभी अभी मैंने बताया था बेटा, एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करती क्योंकि उनके अंदर एक लेसिथिन है, सर्फेक्टेंट है, और इसके साथ साथ जितना भी आप फोर्सफुल एक्सेल कर दें, कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स में एल्वेलाई में रहती है, बची रहती है, रेसिडुअल, रिमेनिंग, पड़ी हुई है, तो क्या बोलेंगे, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर को रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। क्लियर? फिर से देखते हैं, तो आप नॉर्मली जो इनहेल एक्सेल करते हैं उसको क्या बोलोगे बच्चों, टाइडल वॉल्यूम। फोर्सफुली इनहेल किया तो क्या बोलोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली एक्सेल किया तो क्या बोलोगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो बच गया क्या बोलोगे, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द एल्वेलाई। क्लियर? अब इनकी वैल्यूज कर लेते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नाउ tidal volume which is approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. ठीक है, inspiratory reserved volume which approximately 2500 to 3000 ml. Expiratory reserved volume is approximately 1000 to
1100 ml। ये वैल्यूज आपको याद करनी है। अगेन एक की नोट्स की कॉपी अलग बना लीजिए जिसमें आप सिर्फ वैल्यूज लिख लें और इसको याद रीडिंग मत कीजिए। मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया, आप उससे लर्न कीजिए, उसके बाद रीडिंग करिए। एनसीईआरटी है, करनी पड़ेगी, लेकिन पहले अपने आप समझ लो। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल, फोर्सफुली लिया तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली एक्सहेल किया तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो बच गया वो क्या है बच्चों? रेसिडुअल वॉल्यूम। और इनकी वैल्यूज आप याद करके आइएगा, कल एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट। चलो काइंडली एक्सक्यूज, आज थोड़ा सा मेरा थ्रॉट इश्यू कर रहा है। रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज अप्रोक्सीमेटली 1100 टू 1200, ये हो गई सारी हमारी वॉल्यूम्स। क्लियर? अब हम करेंगे कैपेसिटीज। कैपेसिटी मतलब आपकी कितनी एबिलिटी है, हम आपकी एबिलिटीज पे काम करेंगे, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, जो एथलीट होते हैं या फिर अगर आप रेगुलर वर्कआउट करोगे तो आपकी कैपेसिटीज इंक्रीज होंगी कि नहीं? होगी ना? तो कैपेसिटीज को हम चेंज कर सकते हैं, आप एनहांस कर सकते हो अपनी पावर्स को, कैपेसिटीज को, लंग्स की कैपेसिटीज को, अगर आप रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी कैपेसिटीज इंप्रूव हो जाएगी। आप सोचो ज्यादा से ज्यादा एयर आप लोगे, उतना ही ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलेगी, सेल्स उतना रीजनरेट करेंगे, आप उतना हेल्दी और यंग रहोगे। समझ में आ रहा है ना? तो पढ़ने के लिए आपको हेल्दी चाहिए बॉडी, तो आपको अपनी कैपेसिटीज पे भी काम करना है, ठीक है? चलो तो फर्स्ट अब अगेन मेरे मेथड से लर्न करेंगे। देखिए बेटा बहुत इजी है। द वन इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब कि इनहेल करने की ताकत। क्या ताकत है भाई आपके पास? पहली ताकत, आप नॉर्मली इनहेल एक्सहेल जो करते हो, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? और एक और, इमरजेंसी आने पर आप लंबी सांस भी लेते हो, है ना? तो इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है? तो दो आ गए इसमें। कैसे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल इनहेलिंग कैपेसिटी, इनहेल करने की ताकत। बता दो क्या क्या इनहेल करते हो बच्चों, जल्दी बोलो। आप क्या क्या इनहेल करते हो नॉर्मल टाइम पे? टाइडल वॉल्यूम, प्लस फोर्सफुली करते हो तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगी आपकी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर? मैं टाइम दे रही हूं, 2 मिनट रिलैक्स कीजिए, याद करो, समझो और याद करो। ट्रस्ट मी, अभी याद होगा, क्लास में याद होगा। नो होमवर्क। नॉर्मली इनहेल किया, टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली करा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को मिला दो तो वो टोटल आपकी इनहेलिंग कैपेसिटी है। तो क्या बन गई आपकी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। चलो अब यहां नहीं देखेंगे, ठीक है? ट्रस्ट में यहां नहीं देखेंगे, ठीक है? अब आप मुझे बताओ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? चलो सोच के बताओ। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? नॉर्मली इनहेल एक्सहेल, और इमरजेंसी आने पर फोर्सफुल एक्सहेल, बस सो सिंपल, ठीक है? चलो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी मतलब टोटल एक्सहेलिंग पावर। आप एक्सहेल की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बता दो क्या होगी? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली क्या होगी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आई गेस ये दोनों आपको याद हो गए। वैल्यूज कैसे निकालोगे? दोनों को प्लस कर देना, ठीक है? याद हो गया बच्चों? अभी पूछो, कमेंट करो, पूछो, कोई भी डाउट है पूछो, कोई टॉपिक आपको याद नहीं रहता तो पूछो। बताओ बेटा कि मैम अब ये टॉपिक है ना, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है लेकिन मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, या मैम मैं ये वाले क्वेश्चंस बार बार करती हूँ तो नेगेटिव मार्किंग जा रही है। आप जब तक बताओगे नहीं बेटा प्रॉब्लम का है, मैं आपको करेक्ट और आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? तो आपको मेरा मेथड समझ में आ रहा है। मैं क्लास में ही याद करवाने पे फोकस करती हूँ, एम्फेसाइज करती हूँ कि आप क्लास में याद करो और घर जाके डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, नेगेटिव मार्किंग जाएगी, ठीक है? चलो आ जाओ। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल मतलब आपको फंक्शन करने के लिए, आपके लंग्स को काम करने के लिए रेसिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, रेसिडुअल मतलब जो बची हुई हवा थी, है ना, जो एयर अंदर रह जाती है, तो इसमें क्या क्या आएगा बच्चों? रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा। और एक एक ऐसा एयर है जो आप अपने पास रखते हो लेकिन फोर्सफुल इमरजेंसी आने पर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर देते हो, है ना? समझा? देखो फिर से समझते हैं। सोचना नहीं है, सुनना है, सुनना है, सोचना नहीं है। कंफ्यूजन हो रही है, आई नो कंफ्यूजन हो रही है, सोचना नहीं है, सुनो सुनो।
मेरे पास कुछ रेसिडुअल एयर है, मेरे पास कुछ एयर है जो मेरे पास अंदर है, आपने बोला मैम दे दो, तो मैंने बोला ठीक है बेटा, इमरजेंसी, अगर तुम्हें इमरजेंसी है तो मैं दे देती हूँ। सो दैट एयर इज नोन एज फोर्सफुल एक्सपीरेशन वाला वॉल्यूम। क्लियर? फोर्सफुल एक्सपीरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, या आप कह सकते हो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो मैं फोर्सफुल एक्सपीरेशन पे आपको दूंगी। आप नेक्स्ट डे आए, मैम और दे दो, मैंने बोला नहीं बेटा आप कहाँ हैं, अब तो रेसिडुअल वॉल्यूम, अगर ये दे दिया तो मेरी एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएंगी बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। यही तो होता था कोविड में, एल्वेलाई का जो सरफेस एरिया उस पर इम्पैक्ट हो रहा था, सरफेस एरिया कम हो रहा था एल्वेलाई का, तो गैसेस एक्सचेंज कम हो रहा था, तो ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे थे सबको। समझ में आया? तो दूसरा मांगने मत आ जाना बेटा, पहला मांगोगे चलेगा, फोर्सफुल वाला दे दूंगी लेकिन रेसिडुअल नहीं दूंगी, ठीक है। तो मेरे लंग्स को काम करने के लिए मैंने क्या क्या रिजर्व कोटा रखा हुआ है, एक वो रखा हुआ है जो मैं फोर्सफुल इमरजेंसी टाइम पे दे दूंगी, और एक वो रखा जो मैं कभी नहीं दूंगी क्योंकि वो मुझे जिंदा रख रहा है, वो कौन है? रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो हो गया याद। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मुझे जिंदा रखने के लिए, मेरे लंग्स को फंक्शनल करने के लिए मैंने क्या क्या रखा हुआ है? मैंने रखा हुआ है एक रिजर्व वॉल्यूम जो मैं आपको कभी नहीं देने वाली हूं, जब तक जिंदा हूं तब तक तो नहीं दूंगी, और एक इमरजेंसी वाला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये मैं इमरजेंसी पे बॉडी में से बाहर निकाल दूंगी। याद करो, याद करो, गिविंग यू टाइम, याद करो। एनसीईआरटी को लाइंस को देख के नहीं, अपने दिमाग को खोलो, दिमाग से समझो, फटाफट से याद करो, तीनों याद करो, फिर आगे चल रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है टाइडल वॉल्यूम, सॉरी नेक्स्ट आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल मतलब आपको जिंदा रखने के लिए, लाइफ, लिविंग, आपको लाइफ देने के लिए, जिंदा रखने के लिए आपको जो एयर चाहिए वो क्या है? आपकी टाइडल, सॉरी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब जिंदा रहने के लिए बेटा एक तो नॉर्मल हमें काम करना होता है ना, जिंदा रहने के लिए आपको एक नॉर्मल दिनचर्या है, आपकी रेगुलर रूटीन है, और एक आपके फादर मदर ना, आप पूछना, वो सेविंग्स करते हैं इमरजेंसी के लिए, है ना, राइट। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं? टाइडल वॉल्यूम, इमरजेंसी में बोलो, मैं बोलूंगी तो एक्सेल हो जाएगा, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए वाइटल, वाइटल मतलब आपको रेगुलर काम करने के लिए, आपको जिंदगी है आपके पास, वाइटल मतलब आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल इनहेल एक्सेल टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली इनहेल एक्सेल इंस्पायरेटरी रिजर्व, और इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व। क्लियर? ठीक है। तो वाइटल, वाइटल मतलब आपको जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉर्मल आप जैसे काम करते हो और फोर्सफुल काम। तो नॉर्मल बताओ बेटा क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम। फोर्सफुल में दोनों आएंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? यस और नो? यस और नो बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लो, याद हुआ कि नहीं? क्लास में ही याद करके जाना है, यही हमारा आज का वादा है। चलो अब बात करते हैं लास्ट वाला, ये तो मेरे सारे बच्चे अपने आप ही बता देंगे, इसमें तो आपको मेरी जरूरत भी नहीं है। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी मैम आपने 4 पढ़ाई है, ठीक है, इन सबको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगी बेटा? टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी में हम क्या करते हैं? एक जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए, ऐसे पढ़ो इसको, बहुत सिंपल तरीका है पढ़ने का, जिंदा रहने के लिए चाहिए, और आपको पता है आपके अपने लंग्स को काम करने के लिए आपको ये बची हुई वाली भी चाहिए, कभी मत देना किसी को, एल्वेलाई क्या हो जाएंगे? कोलैप्स, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी? वाइटल, वाइटल मतलब रेगुलर, रेगुलर में क्या क्या आता है? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुल वाला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस कुछ एयर हमेशा अंदर रह जाएगी इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दैट अमाउंट ऑफ एयर इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। हो गया, ठीक है। तो क्या क्या आ गया टोटल लंग कैपेसिटी में? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल में क्या क्या आएगा जल्दी बोल दो? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब हो गए आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर? एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, कम ऑन क्विक रिवीजन।
क्विक रिवीजन, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। सोचो, जो अभी पढ़ा है आपके विजुअल्स में है, सोचो, इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, मेमोरी रिटेंशन होगा। सोचो, सबसे पहले मैं बोल रही हूं, आप सिर्फ सोचेंगे। हम नॉर्मल इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम। हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम फोर्सफुली सॉरी 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 ओके ओके रिपीट, ओके रिकैप करते हैं, ठीक है। आईज क्लोज करो, मैं जो बोल रही हूँ आप उसको फील करेंगे और आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, आईज क्लोज। नॉर्मल आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम। फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन द एल्वेलाई, क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। कैपेसिटीज की बात करते हैं। सबसे पहली कैपेसिटी, आईज ओपन कीजिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सोचो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इनहेल करने की कैपेसिटी, नॉर्मल टाइडल वाली, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सेल करने की कैपेसिटी, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल, जो बच गया, एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम है जो किसी को नहीं देते आप, ठीक है, मरते दम तक अपने पास रखते हो, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक इमरजेंसी आने पर दे देते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। वाइटल, अरे बाबा जिंदा रहना है, वाइटल कैपेसिटी क्या होगा? नॉर्मल इनहेल टाइडल, नॉर्मल इनहेल एक्सेल टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली इनहेल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली एक्सेल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यही चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल सारी कैपेसिटीज को प्लस कर दो, मतलब कि आप वाइटल जो जिंदा रहने के लिए चाहिए और अपने एल्वेलाई को बचाने के लिए, कोलैप्स ना हो, क्या चाहिए? रेसिडुअल वॉल्यूम। आगे आपका टोटल लंग कैपेसिटीज। बस आपको क्या याद करना है बच्चों? अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यूज याद करनी है, एंड द टॉपिक इज डन। यस और नो, ठीक है। 1 मिनट लो, आराम से रिकॉल करो, आईज क्लोज करो, रिकॉल करो, और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, ठीक है। चलो फटाफट से अभी याद करो, कम ऑन फास्ट। मजा आ रहा है आप लोगों को? बोरिंग तो नहीं जा रहा? ओके, सो नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगेन बेटा यहाँ पर भी नहीं प्रेशर्स हैं, अभी ये याद करवाने हैं मुझे आपको। चलो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, फिर मैं आप बोलोगे मैम एक्टिवली काम कर रही है, हमसे काम करवा रही है, ठीक है। तो थोड़ा पैसिव मोड पे चले जाते हैं, ठीक है। पैसिव मतलब विदाउट एटीपी, एक्टिव मतलब ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी, ठीक है। ओके, ये करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझा देती हूँ, देन उसके बाद हम करेंगे ये पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू लर्न, ठीक है। देखिए नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। वन मिनट। हम क्लासेस दिल्ली से ले रहे हैं, दिल्ली ब्रांच से ले रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा हार्श वेदर है। आप मुझे बताओ आप सब कहाँ से ज्वाइंड हो, और आप ये भी बताओ बायो में क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो मैं उन टॉपिक्स पे अलग से आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके, या फिर हम लाइव क्लास भी प्लान कर लेंगे बेटा, लाइव इंटरेक्टिव क्लास। तो आप मुझे ये बताओ कि कहाँ से आपने ज्वाइन करा है और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं, जिससे कि हम लाइव इंटरेक्टिव सेशंस में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर पाए, क्योंकि मुद्दा एक ही है, नीट की रैंक, नीट का स्कोर और जीएमसी। याद रखना क्या चाहिए अपने को? जीएमसी चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना। चलो चलो बेटा, इस सपने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और मेरे साथ ना बोल बोल के पढ़ा करो, क्या बोल बोल के पढ़ा करो, क्या है टॉपिक? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। चलो अब जब हम गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं तो हम 2 लेवल पे करते हैं, एट एल्वेलाई लेवल
और एट टिश्यू लेवल। तो पहले मैं करवा रही हूँ आपको एट एल्वियोलाई लेवल। बहुत सिंपल है, देखिए बस एक ही फंडा है पूरे चैप्टर में, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, चलो देखो, तो ये है आपकी एल्वियोलाई। ठीक है, और यहां हमने बना दिया है ब्लड वेसल। चलो एल्वियोलाई का कलर चेंज कर देते हैं, दिस इज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के पास से जा रही है हमारी ये ब्लड वेसल। ठीक है, तो देखिए, तो बेटा बॉडी पार्ट्स बहुत ध्यान से समझना, फिर बुक वाला रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो बॉडी पार्ट से आपको कैसा ब्लड मिल रहा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा बोलो बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर, और यू कैन से काइंडली एक्सक्यूज, विच इज हैविंग मोर ऑफ CO2 एंड लेस ऑफ O2। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड ट्रैवल करके पहुंचा एल्वियोलाई के पास में। तो यहां हमने देखा एल्वियोलाई के पास में कि हमारे ब्लड में O2 का लेवल कम है और CO2 का लेवल बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस ब्लड को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ इनहेल, आपने इनहेल जब किया तो आपने फ्रेश एयर अंदर ली, इंस्पिरेशन और इनहेल से। डेफिनेटली आप गंदी एयर तो लोगे नहीं बेटा, तो आपने फ्रेश एयर इनहेल करा विच कंटेन मोर ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस ऑफ CO2। अभी इनके प्रेशर्स लर्न करने हैं नीट लेवल पर, लेकिन देखो बेटा चीजों को ना सिंपल करके रखो लाइफ में, पहले सिंपल समझ तो लो हो क्या रहा है, राइट? फिर इनकी वैल्यूज लर्न करनी है, कितना प्रेशर है, कितना CO2 का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, कितना O2 का पार्शियल प्रेशर है, एल्वियोलाई में कितना है, एक्सटर्नल एयर में कितना है, लंग्स में कितना है, टिश्यूज में कितना है, ये कर लेंगे आराम से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। मेरा फंडा बहुत सिंपल है, पहले टॉपिक तो समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो, लेवल अप तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत बेसिक लेवल पे आपको समझाती हूँ बेटा। अब मुझे बता दो बच्चों क्या दिख रहा है आपको? बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको? आपको डिफरेंस दिख रहा है? आप खुद बोलेंगे यस, O2 will move from high pressure to low pressure. O2 will move from high pressure to low pressure and similarly CO2 will move from high pressure to low pressure. और ये एक्टिव है पैसिव है? ये एक्टिव है पैसिव है? हाई टू लो जा रहा है मैम, आराम से जा रहा है, जान दो, है ना? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें अभी करना है, ऐसा क्या क्या है एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन में, कितनी थिकनेस है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सचेंज आराम से हो पा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत बहुत कम है, बहुत पतली है एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो पा रहा है? सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये वर्ड याद रखना, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिससे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए करेंगे वन बाय वन। नाउ तो आपने देखा O2 विल मूव फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, और CO2 विल मूव फ्रॉम ब्लड वेसल टू एल्वियोलाई। तो ये हो गया गैसेस एक्सचेंज एट लेवल 1, दैट इज गैसेस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई लेवल। और गैसेस एक्सचेंज के बाद आपने क्या देखा? क्या चेंज देखा आपने गैसेस एक्सचेंज के बाद? बता दो मुझे क्या होने वाला है? आपकी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या ज्यादा होने वाला है बेटा? क्योंकि सारा O2 नीचे आ गया तो O2 का लेवल कम होने वाला है और CO2 का लेवल ज्यादा होने वाला है। सिमिलरली आपकी ब्लड वेसल में O2 का लेवल ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सारी ऑक्सीजन नीचे आ गई है और CO2 का लेवल कम हो जाएगा। दिस बिकम योर प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हो गया ये ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज हाउ एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज हुआ और आपका ब्लड आफ्टर एक्सचेंज प्योर हो गया। अब ये वाली एयर का आप क्या कर दोगे? एक्सेल। ठीक है, और ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था बॉडी पार्ट से और क्या हो गया?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब मूव कर जाएगा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास। तो बॉडी पार्ट्स को कैसा ब्लड गया? ऑक्सीजनेटेड। और बॉडी से कौन सा ब्लड आया था बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वेलाई में आता है, वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन मेथड से, और आपका ब्लड क्या हो जाता है? प्यूरिफाई। सो दिस इज द स्टोरी आफ्टर एक्सचेंज, आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो सिंपल। गिविंग यू 2 मिनट्स, रिवाइज कीजिए। गिविंग यू 2 मिनट्स, चेक कीजिए। ठीक है, मैं बोल देती हूँ फिर से, देखिए। तो सिंपल डिफ्यूजन से क्या हुआ बेटा? ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलो देखो, तो क्या हुआ? आपने फ्रेश एयर को इनहेल किया, इनहेल करने से बहुत सारी एयर अंदर आ गई है, और वो एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, CO2 का अमाउंट कम है, और ये था आपका ब्लड वेसल में गंदा ब्लड जिसमें O2 कम थी और CO2 ज्यादा थी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? O2 ज्यादा कम। सो O2 विल मूव, लिसन, सो O2 विल मूव हाई लेवल टू लो लेवल, नीचे आ जाएगा, सारा ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा, इसीलिए नीचे ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो गया। CO2 विल मूव हाई लेवल टू लो लेवल, ऊपर चला जाएगा, इसीलिए नीचे CO2 का लेवल कम हो गया, ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। तो दिस इज गैसियस एक्सचेंज एट एल्वेलाई लेवल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, नीट के लिए हमें इनके पार्शियल प्रेशर्स लर्न करने हैं। ट्रस्ट मी, एक ट्रिक बताऊंगी, याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, लेकिन क्लियर। सो दिस इज गैसेस एक्सचेंज एट एल्वेलाई लेवल। अब ये प्योर ब्लड आपका जा रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, मतलब कि डिफरेंट बॉडी को हमें ऑक्सीजन देना है और वहां से CO2 लाना है। एक बार और करना पड़ेगा, कर लेंगे ना? यस मेरे बच्चों, हाँ। तो एक बार और गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब कहां करेंगे? एट टिश्यू लेवल। चलो नाउ गैसेस एक्सचेंज at tissue level. This is step number 2. हमने अभी स्टेज 1 किया था, अब स्टेज 2 करें। देखिए, सो सपोज ये आपके टिश्यूज हैं, ये हमने टिश्यू ले लिया। टिश्यू जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से टिश्यूज में O2 का अमाउंट कम हो गया है, क्योंकि सारा ऑक्सीजन वो यूज कर रहा है, और CO2 का लेवल बढ़ गया है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, जब टिश्यूज काम करते हैं, जब बॉडी वर्किंग कंडीशन में है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है काम करने के लिए, है ना, और CO2 रिलीज कर रही है एज अ बाय प्रोडक्ट। इसीलिए टिश्यूज में हमने क्या कंडीशन रखी? O2 कम और CO2 ज्यादा। अब यहाँ कैसा ब्लड आएगा? प्योर ब्लड। तो ये आया आपका प्योर ब्लड, टिश्यूज के पास से निकल रहा है। सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ हुआ था ऑक्सीजनेटेड? एल्वेलाई में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम नियर टिश्यूज। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा, CO2 का लेवल कम। क्या होगा बच्चों, बता दो, बोलो बेटा क्या होगा? यस यस यस, करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो आपका O2 विल मूव फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, O2 ऊपर जाएगा टिश्यूज के पास, एंड CO2 विल मूव फ्रॉम हाई टू लो, CO2 सारा नीचे आ जाएगा। सो दिस इज गैसेस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल। एक बार और एक्सचेंज हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब बताओ मुझे क्या होगी पिक्चर आफ्टर एक्सचेंज? सो व्हाट विल हैपन आफ्टर एक्सचेंज? आफ्टर एक्सचेंज your tissues will have more of oxygen and less CO2, and blood, बताओ बताओ बताओ, ब्लड में क्या होगा? and blood will have less of oxygen, more of CO2। कैसा ब्लड है बेटा ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होगा मेरे बच्चों इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का? it will go again to the lungs and get purify। लेकिन लंग्स तक जाने के लिए इसको किसके थ्रू जाना पड़ेगा? पंपिंग स्टेशन, हार्ट। तो ये आप नेक्स्ट चैप्टर में कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा
कि एक्सचेंज के बाद आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, लंग्स में जाके वो फिर से ऑक्सीजनेटेड होगा और फिर से बॉडी पार्ट को मिलेगा, अगेन बीच में कौन आएगा, पंपिंग स्टेशन, हार्ट। तो दिस इज हाउ आपकी बॉडी में एक्सचेंज चल रहा है और आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को प्योर ब्लड सप्लाई मतलब ऑक्सीजनेशन मिलता जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई होती जा रही है। तो बेसिकली आपके बॉडी का जो CO2 था वो रिमूव कहाँ से हो रहा है, एल्वियोलाई से। ठीक है, ब्लड सिर्फ एक पंपिंग स्टेशन है, मेनली आपके ब्लड को प्यूरिफाई कौन कर रहा है, गैसेस फॉर्म में कौन प्यूरिफाई कर रहा है, इट इज लंग्स। बॉडी में ना बेटा सॉलिड वेस्ट है, रेक्टम एनस के थ्रू बाहर जा रहा है, लिक्विड वेस्ट है, किडनी के थ्रू बाहर जा रहा है। ठीक है, ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो किडनी के थ्रू बाहर जाता है, और ब्लड में जो गैसियस वेस्ट है वो एल्वियोलाई के लंग्स के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है, सो दिस इज गैसेस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल, एंड ये हमने पहले जो किया था गैसेस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई लेवल। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, यस और नो, यस और नो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ऑक्सीजन मिल गई सारी टिश्यूज को, टिश्यूज के पास ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है, O2 ज्यादा हो गई है, CO2 कम हो गई है। यहाँ पर CO2 ज्यादा हो गई है, O2 कम हो गई है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा, फिर से प्यूरिफाई होगा और बॉडी को ऐसे सप्लाई होता रहेगा। अब सो नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमने गैसेस एक्सचेंज तो कर लिया, गैसेस एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है, एट एल्वियोलाई लेवल एंड एट टिश्यू लेवल। लेकिन ये पार्शियल प्रेशर्स आपको लर्न करने हैं, यहाँ से नीट का क्वेश्चन 100% आता है बेटा। ठीक है, तो जरा पार्शियल प्रेशर लर्न करने की ट्रिक देख लेते हैं, मेरे साथ करेंगे पहले, उसके बाद अपने बुक्स में चेंजेस करेंगे जो मैं बता रही हूँ पेंसिल से। फर्स्ट जैसे बता रही हूँ वैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए ओके, एल्वियोलाई पे स्टार्ट करते हैं। एल्वियोलाई में O2 का अमाउंट, एल्वियोलाई में O2 का अमाउंट है 104 और CO2 का पार्शियल प्रेशर है 40। ठीक है, और आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था वहां पर O2 है आपका 40 और CO2 है आपका 45। ठीक है, आप बस इतना इमेजिन कीजिए, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये क्या है। सो अभी तक आपने गैसेस एक्सचेंज पढ़ लिया बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है। गैसेस एक्सचेंज दो लेवल पे होता है, एक एल्वियोलाई लेवल पर, ठीक है, और एक टिश्यू लेवल पर। ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज लर्न करनी है पार्शियल प्रेशर्स की, O2 CO2 की। ये वैल्यूज पे से नीट का क्वेश्चन आता है, तो ये वैल्यू लर्न करना तो बहुत आसान है क्योंकि नेहा मैम अपने आप आपको ट्रिक से याद करवा देंगी। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक कंडीशन है क्या, आपको सबसे पहले सिर्फ देखना और समझना है। बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं हमें तो आता है और लिखने लग जाते हैं, नहीं, पहले आप सुनिए क्योंकि मैं आपको क्लास में ही याद करवाने वाली हूँ। उसके बाद आई गिव यू टाइम, आप उसके बाद अपनी नोटबुक में पेंसिल से वो चेंजेस करेंगे जो मैं यहाँ करने जा रही हूँ। क्लियर, तो चलो मेरे साथ। ठीक है, सो दिस इज O2 का लेवल एंड दिस इज CO2 का लेवल। ठीक है, ऊपर वाला बार O2 का है, नीचे वाला बार CO2 का है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से हम ब्लड तक की बात करेंगे। ठीक है, तो एल्वियोलाई में O2 का अमाउंट कितना है 104 और CO2 का प्रेशर कितना है एल्वियोलाई में 40। ठीक है, अभी मैं यहाँ एरो नहीं बना रही हूँ, रीजन बीइंग आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ऐसे करते हैं, एल्वियोलाई में O2 है 104 और CO2 है 40, ब्लड में O2 है 40, तो आप खुद देखो O2 कहाँ ज्यादा है, एल्वियोलाई में 104 और ब्लड में 40, कहाँ ज्यादा है जल्दी बता दो बेटा, एल्वियोलाई में। सो O2 विल मूव फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। सिमिलरली आप CO2 का लेवल देखिए, यहाँ पर CO2 है 45 और यहाँ पर है CO2 40, कहाँ ज्यादा है, ब्लड में, तो CO2 विल मूव हाई लेवल टू लो लेवल। क्लियर, सिर्फ इतना सा सेक्शन देखिए, स्टेप 1 स्टेज 1, आप स्टेजेस वाइज कीजिए बेटा। स्टेप 1, पहले स्टेप पे आप सिर्फ एल्वियोलाई को और ब्लड को देखिए। अच्छा, एक रेंज आपको बता देती हूँ, एक कंक्लूजन आपको दे देती हूँ, आपको CO2 की रेंज याद रखनी है। CO2 की वैल्यू मूव कर रही है 40 से 45, तो अगर आप बोलते हैं CO2 ज्यादा है तो कितना होगा 45, CO2 कम है तो कितना होगा 40, बहुत सिंपल है। क्लियर, CO2 जब हम बोलते हैं O2 ज्यादा है CO2 कम है, कितना कम 40, हम बोलते हैं O2 कम है CO2 ज्यादा है, कितना ज्यादा 45, तो CO2 की रेंज क्या है बेटा 40 to 45, याद रहेगा ये, यस मेरे बच्चों। क्लियर, तो अब आपने देखा जब एल्वियोलाई में हमने फ्रेश एयर इनहेल किया था, याद कीजिए जब आपने एल्वियोलाई में इनहेल किया था तो पास से एक ब्लड आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एल्वियोलाई में O2 का लेवल है 104 और ब्लड में O2 का लेवल है 40, तो O2 विल मूव फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल।
ठीक है, और CO2 का लेवल कितना है एल्वेलाई में 45 40 और ब्लड में कितना है 45, तो CO2 विल मूव फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलाई। हो गया गैसेस एक्सचेंज एट एल्वियोलाई लेवल, बस हो गया, याद रहेगा। नेक्स्ट स्टेप टू में हम करेंगे गैसेस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल। अब देखो ये क्या हुआ, आपने गैसेस एक्सचेंज किया, O2 आपका ब्लड में पहुंच गया था, इसीलिए ब्लड में O2 का लेवल हो गया 95 और CO2 का लेवल हो गया जस्ट 40, कम हो गया, ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, करेक्ट। ये एक्सचेंज हुआ ना, ये एक्सचेंज के बाद रिजल्ट क्या हुआ आफ्टर एक्सचेंज क्या हुआ, आपके ब्लड में O2 का लेवल हो गया 95, जो क्या था O2 का लेवल 40, अब हो गया 95, और CO2 45 से कम होके 40 हो गया, क्लियर। तो ब्लड हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड, गैसेस एक्सचेंज एट एल्वेलाई इज डन। अब ये ब्लड कहां जाएगा याद करो, टिश्यूज तक, ठीक है, टिश्यू के पास गए, टिश्यू के पास O2 था 45 40 एंड CO2 था 45, मतलब क्या ज्यादा था टिश्यूज के पास, देखो जरा टिश्यूज के पास क्या ज्यादा था, CO2 ज्यादा था, O2 कम था, ठीक है, और कितना ज्यादा था 45, O2 कितना होगा कम 40, याद रहेगा, ठीक है। तो अब बता दो मुझे गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ओके नेक्स्ट, तो टिश्यूज में CO2 ज्यादा है O2 कम है, अब हम करेंगे गैसेस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल। सो O2 will move from high level to low level and CO2 also move from high level to low level. Wait a minute. ओके तो CO2 आपका मूव करके यहां आ गया, जस्ट अ सेकेंड, तो दिस इज CO2 का एक्सचेंज, तो ये क्या हो गया बेटा स्टेप नंबर 2, गैसेस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल। बस इसके बाद आपका जो ब्लड है वो फिर से डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, मतलब कि उसमें O2 डीऑक्सीनेटेड मतलब CO2 ज्यादा, कितना ज्यादा 45, ऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 कम, ऑक्सीजन ज्यादा, कितना कम 40, CO2 की रेंज याद रखिए, तो आप बस O2 याद करना होगा, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, और हाँ इसके साथ साथ आप ये भी याद कर लीजिए, आपकी एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का अमाउंट है पार्शियल प्रेशर 159 और CO2 का है कितना बेटा 0.3, ठीक है। आइडियली देखें तो हाई लेवल टू लो लेवल पहले यहाँ आता है, इसके बाद आगे मूव करता है, लेकिन मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो बहुत ईजी है, फिर से देखिए, रिकैप कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, आप एल्वेलाई की याद करेंगे रेंज, एल्वेलाई में आपने फ्रेश एयर ली है, फ्रेश एयर मतलब CO2 कम होगा, कितना कम 40, O2 का अमाउंट आपको याद रखना है 104, आप ब्लड के पास गए, गंदा ब्लड था, डीऑक्सीनेटेड था, उसमें CO2 का ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, CO2 की रेंज क्या है 40 से 45, कितना होगा 45, O2 कम होके कितना हो गया 40, एक्सचेंज हो गया, O2 मूव फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, देखिए O2 मूव फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, CO2 मूव फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, और ये हो गया गैसेस एक्सचेंज एट एल्वेलाई लेवल, इसके बाद आपका ब्लड हो गया प्योर, जिसमें O2 ज्यादा हो गया और CO2 कम हो गया। अब ये ब्लड गया टिश्यूज के पास जाके फिर से वही होगा, O2 विल मूव फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, CO2 आल्सो मूव फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, ये हो गया गैसेस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल, और आपका ब्लड इस तरीके से फिर से डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा और फिर से ये काम दोबारा होता रहेगा। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी है, इस पे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, CO2 की रेंज याद रखिए 40 से 45, अब बस आपको O2 की वैल्यूज लर्न करनी है, क्लियर। नाउ हो गया बच्चों, टेक अ ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, रिकैप कीजिए, याद कीजिए, बताइए मुझे नहीं समझ में आया तो पूछिए। आप अपनी एनसीईआरटी में पेंसिल से ऐसे ही चेंजेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दिस वी हैव डन, ओके, सो ये भी वैल्यूज हैं बेटा, सेम ही वैल्यूज हैं, देखिए एल्वेलाई एयर, अभी अभी आपने करा, जो एल्वेलाई की एयर होती है उसमें O2 का अमाउंट 104, CO2 का 40, ठीक है। और ये अच्छा एक और ट्रिक समझो, सिस्टमैटिक ब्लड सप्लाई, सिस्टमैटिक को कैसे याद रखोगे, बॉडी सिस्टम, सिस्टमैटिक मतलब बॉडी सिस्टम, आप बॉडी सिस्टम को कैसा ब्लड दोगे, सो इट इज अबाउट प्योर ब्लड, ठीक है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सुना होगा, ठीक है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन आ जाए तो वो क्या है, इम्प्योर ब्लड सप्लाई, ठीक है। ये ट्रिक है, बाद के लिए है, नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन याद रखिएगा,
ठीक है, चलो अब आ जाओ वापस मेन कॉन्सेप्ट पे। ओके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब क्या ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा। CO2 कितना ज्यादा होगा, 45। डीऑक्सीनेटेड ब्लड एल्वेलाई के पास गया, प्योर हो गया, ठीक है। और फिर क्या आया हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या ज्यादा होगा, O2 का अमाउंट ज्यादा होगा, CO2 कम होगा। कितना कम होगा, CO2 40। टिश्यूज के पास जाएगा, प्योर ब्लड सप्लाई होगी, ऑक्सीजन मिल जाएगा, CO2 के साथ वापस डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। दिस इज हाउ डबल सर्कुलेशन या आपके हार्ट और लंग्स आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। क्लियर, आपको अभी प्रेशर से याद करने हैं, सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन मैं आपको बाद में नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, अभी हम करेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 25%। ये देख रहे हैं आप, ये लाइन देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। ठीक है, इसीलिए द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन पर मिनट इज मच हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ O2। अब इतनी बड़ी इंग्लिश की लाइन आपको अकेले पढ़नी पड़ जाए तो कैसे करोगे। चलो देखते हैं रीडिंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं रीडिंग करना सिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25% हायर, मतलब कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, कुछ करीबन 25%, 25 टाइम ज्यादा है देन O2 से। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है बेटा, CO2 की O2 से ज्यादा है। इसीलिए आपको पता है कौन सी गैस सबसे ज्यादा मूव करेगी, फिर डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा, जल्दी बता दो, CO2 का। बस, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी, एक बार रीड कीजिए, दूसरी बार रीड करके ऐसे कन्वर्ट कीजिए पिक्टोरल पार्ट पे, तो आपको अपने आप एनसीईआरटी समझ में आने लग जाएगी। क्लियर। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। एल्वेलाई से O2 नीचे आती है और ब्लड से CO2 ऊपर जाती है, ये कैसे पॉसिबल है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एल्वेलाई की और ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन में बहुत कम डिफरेंस है, बहुत थिन मेम्ब्रेन है, इसीलिए गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है। एनसीईआरटी में लिखा है आपकी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। कितना लेयर, 3। चलो इसको याद करवाते हैं। नेक्स्ट, देखिए तो देर आर 3 लेयर्स, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैसे याद रखोगे आप, ठीक है। अच्छा चलो याद करने की ट्रिक, ऊपर है एल्वेलाई, मेरे साथ पढ़ेंगे, ऊपर है एल्वेलाई, नीचे है ब्लड वेसल, ठीक है। ऊपर एल्वेलाई है तो उसकी एपिथेलियम, नीचे ब्लड वेसल है तो उसकी एंडोथेलियम, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। हो गया याद, कितना सिंपल था। ठीक है, फिर से देखो क्या लिखा है, एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, क्योंकि एल्वेलाई ऊपर है तो उसके एपिथेलियम लेंगे। एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम लेंगे, बिल्कुल सही बात है, नीचे है। और दोनों के बीच में क्या आने वाली है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, जो एपिथेलियम को और एंडोथेलियम को बीच में क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। एंड द थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, NQ, नेहा मैम क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन, एक ही तीर से दो निशाने, नेहा मैम क्वेश्चन और नीट क्वेश्चन। नीट का क्वेश्चन आ चुका है बेटा, यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करवा रहे हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, एक्सचेंज कौन से प्रोसेस से होता है, तो एक्सचेंज जो हो रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। पॉइंट नंबर 2, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, लेस देन अ मिलीमीटर। और ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्या था, CO2 की डिफ्यूजन कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर, क्लियर मेरे बच्चों। चलिए, एनसीईआरटी लेवल पे 3 लेयर्स हैं, लेकिन मैं टोटल 5 लेयर्स अपने नोट्स में करवाती हूँ, आप ये मिनिमम 3 लेयर्स याद रखिएगा। और इन्हीं 3 लेयर्स की वजह से पॉसिबल है कि ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और सारा CO2 ऊपर चला जाता है। इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है एल्वेलाई लेवल पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे कितने छोटे से टॉपिक्स बचे हैं बताओ बस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन,
ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड डिसऑर्डर्स। तो सोचो आपका 2 दिन में अराउंड 60% चैप्टर हो चुका है। आपकी ड्यूटी क्या है? लर्न के साथ साथ क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा बेटा। हमें लगता है बायोलॉजी बहुत आसान है, नेहा मैम के लेक्चर में बैठे थे, याद हो गया, अब तो हम कर लेंगे। करके तो देखो, आज करोगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। 3 दिन बाद करोगे तो कोई गारंटी नहीं है। बच्चों की मेमोरी भी चाइनीज मेमोरी जैसी हो चुकी है, भूल जाते हैं। इसीलिए क्या करना है आपको? बार बार रिपीटेशन, रिविजन। अगर आप रिविजन करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं बोल रही हूँ बेटा, आप सब यंग माइंड से, आपके बहुत हेल्दी न्यूरॉन्स है, आपकी मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी है, समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा अच्छी मेमोराइजिंग पावर है आपकी। बस आपको क्या चाहिए? रिविजन, रिपीटेशन, बस ये 2 चीजें चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। 2 लेक्चर हो चुके हैं नेहा मैम के, तो क्या करना था? टाइम टेबल बनाना था। ठीक है, टाइम टेबल बनाना है बेटा, टाइम टेबल को फॉलो करना है। बायो के लिए सेपरेटली 2 आवर्स निकालने हैं, तभी काम हो पाएगा, वरना बेटा इस बार तो जीएमसी नहीं मिल पाएगा। फिर अगर जीएमसी चाहिए तो मैंने बोला था मेरे साथ स्टार्ट करो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक क्या किया मैम, ये भी नहीं हुआ मैम, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, बोल रही हूँ होने दो। जो कल था भूल जाओ। ये सोचो आज हमने लंग्स पढ़ा है तो हमें इतना तो आना चाहिए। अगले 3 मंथ्स तक हम ऐसे ही मेन टॉपिक्स करके अपना सिलेबस कवर करेंगे। गेटिंग इट? ठीक है, तो कोशिश करो कि आप अपना टाइम टेबल फॉलो करो और टॉपिक्स को साथ साथ कवर करते हुए चलो। ठीक है, चलो कल से आज हमने थोड़ी सी ज्यादा स्पीड पकड़ी है। नेक्स्ट क्लास में बेटा फिर से लेवल अप करने वाली हूँ, बार बार बोल रही हूँ, इसलिए आप पुराना बैकलॉग्स क्लियर करके आएंगे। ठीक है, चलो एक बार क्विक रिविजन करते हैं जो अभी अभी तक हमने करा। नोट्स की रीडिंग करते हैं। यू विल गेट द नोट्स, नोट्स की टेंशन ना ले, आई विल शेयर। ऑल राइट, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करना है, ये हम कल करेंगे। कल का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज हमने करा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये वॉल्यूम्स हमने करी हैं, ये वॉल्यूम्स आपको याद करनी है। ठीक है, चलिए देखिए, एक्सप्लेन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए क्या क्या आपको कंडीशंस चाहिए? पहला, गैसेस एक्सचेंज जो पॉसिबल है वो कौन से मेथड से? जल्दी बोलो। सिंपल डिफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आपकी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कितनी है? लेस देन अ मिलीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट क्वेश्चन आ चुका है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में कितनी लेयर्स हैं? टोटल एनसीईआरटी कहती है कितनी लेयर्स है? 3। आप एनसीईआरटी वाला याद करें, पेपर एनसीईआरटी से आता है। कैसे याद करेंगे? मैम ऊपर एल्वेलाई बना दी, नीचे ब्लड वेसल बना दी। एल्वेलाई की कौन सी होगी? एपिथेलियम होगी। नीचे वाली ब्लड वेसल है तो उसकी कौन सी लेयर होगी? एंडोथेलियम। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। हो गया याद? ठीक है, एल्वेलाई की एपिथेलियम कौन सी है? स्क्वैमस। ठीक है, एंडोथेलियम में क्या है? स्क्वैमस। ठीक है, बीच में आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। मैंने क्या लिखा है देखिए एक्स्ट्रा में, एल्वेलाई की एपिथेलियम और उसको सपोर्ट करने वाली बेसमेंट, एंडोथेलियम और उसको सपोर्ट करने वाली बेसमेंट। क्लियर? और बीच में है पतली सी इंटरस्टिशियल, दोनों के बीच में। ठीक है, फिर से देखिए मैंने क्या समझाया है। एपिथेलियम, एपिथेलियम की बेसमेंट, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम की बेसमेंट। तो टोटल कितनी लेयर हो गई? 4। और दोनों के बीच में, ये ऊपर वाला पेयर और नीचे वाले पेयर के बीच में थिन इंटरस्टिशियल, बीच वाली। बट आप एनसीईआरटी लर्न कीजिए, एनसीईआरटी से पेपर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आल्सो अफेक्ट डिफ्यूजन कैपेसिटी। जैसे CO2 की 25 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, देयरफॉर अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन इज हायर देन O2। किसका डिफ्यूजन पावर ज्यादा है? O2 या CO2 का? जल्दी बोल दो बच्चों, O2 या CO2 का? CO2 का डिफ्यूजन पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू O2। क्लियर? क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज डबल देन N2। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है एल्वेलाई डू नॉट कोलैप्स। एल्वेलाई डू नॉट कोलैप्स बिकॉज दे हैव लेसिथिन, और साथ साथ आपको पता है रेसिडुअल वॉल्यूम होती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कंक्लूजन, solubility ऑफ गैसेस और मेम्ब्रेन की थिकनेस विच इज लेस देन 1 मिलीमीटर, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दिस इज डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर बेटा, दिस इज डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस आपको पता है O2 CO2 का, ये याद हो गया, इसको चेंज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये भी हम कर चुके हैं, सारी वैल्यूज मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप मेरे तरीके से लर्न कीजिएगा, ये सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम करेंगे बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ना यही मैं चेक कर रही थी कि आता है कि नहीं। क्या करेंगे कल हम, बोलो जल्दी, मैम ने अभी बताया, क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, O2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट, एंड देन ब्रीदिंग कैसे रेगुलेट होता है, इसमें थोड़े ब्रेन के पार्ट्स आते हैं। तो लेट्स सी कि हम अभी करते हैं या फिर ब्रेन करने के बाद करेंगे हम रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड रेगुलेशन ऑफ लंग्स, ठीक है, और इसके साथ साथ डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो अब आपको करने हैं क्वेश्चंस, याद रखना क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जो पढ़ रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, वो एक तरफ बेटा, अगर आपने क्वेश्चन नहीं करा तो कोई फायदा नहीं है आपके इतनी मेहनत करने का। तो जितने हो सके, जितने मल्टीपल सोर्सेज से हो सके, उतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और देखना है, एनालिसिस करना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कहाँ हो रही है, ठीक है, और मुझे बताना है, सो दैट आई कैन वर्क ओवर इट एंड आई कैन हेल्प यू, ठीक है। ओके, चलो अब 1 मिनट और दो मुझे, मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ कुछ, ठीक है, वो क्वेश्चंस हम करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, चलो जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपने जो समझा है वो आपको रिटेन हुआ कि नहीं, ठीक है, मेमोरी रिटेंशन पे काम कर रहे हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, लंग्स में एयर फिल्ड सैक्स हैं जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करती इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मुझे लगता है ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है एल्वेलाई में? रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? डी पार्ट, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या होता है बेटा गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस? ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पॉन्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अभी हमने नहीं करा है तो विल स्किप दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ एनिमल और उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बताइए क्या है करेक्ट मैच आपका एनिमल का और उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन? अर्थवर्म में गिल्स होता है? नहीं। इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब होती है? यस। फिशेज में लंग्स होते हैं? नहीं। रेप्टाइल से मॉइस्ट स्किन? नहीं। तो आंसर क्या आने वाला है? ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। नेक्स्ट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आपको आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई, एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोर देन दैट ऑफ ब्लड, लेस देन दैट ऑफ ब्लड। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बेटा? यू नीड टू एनालाइज ईच एंड एवरी स्टेटमेंट एज अ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। वो क्या पूछ रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी एल्वेलाई, ठीक है, एल्वेलाई बना ली हमने। एल्वेलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कंपेयर कर रहे हैं हम ब्लड से, तो अब मुझे बताओ कहाँ ज्यादा होता है ऑक्सीजन का प्रेशर? आपको पता है ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ ज्यादा होता है, प्रेशर यहाँ कम होता है, तो क्या आएगा आंसर? मोर देन दैट इन blood. That's why oxygen move from high pressure to low pressure. Next, lungs do not collapse. Why? Why? बताओ बताओ, read each and every statement and analyze. Each and every statement को analyze करो, वो true है या false है। Done? क्या होगा आंसर? Negative pressure. There is a negative pressure pulling the lungs wall. ठीक है, प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, नो। देयर इज अ पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर से नहीं बनेगी बात। नेगेटिव प्रेशर इन द लंग, या फिर लंग्स की वॉल अपने आप को ही अंदर खींच रही है, तो दैट इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स वॉल। नेक्स्ट, द ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्मिंग ऑफ इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर जो आपने एयर इनहेल करी है उसको फिल्टर करना। जब नोज से एयर अंदर जाती है तो एयर में यहाँ क्या मिलता है उसको? म्यूकस, हेयर पार्टिकल्स, तो वो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, उस टाइम पे एयर थोड़ी गर्म हो जाती है, इसीलिए वर्ड है यहाँ पर ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्म, गर्म हो गई, किसके थ्रू हुई? नेसल कैविटी या नेसल
चैम्बर। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको नोट्स में लिखा हुआ है, मिल जाएगा। व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंज इन ब्लड वुड लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। जब आप अपने, अच्छा समझो बेटा, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप समझिए। व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, आपने अपनी सांस रोक ली है, तो ऐसे कौन सी गैस में चेंज हुआ है, ऐसा क्या चेंज हुआ है आपके ब्लड में जिसकी वजह से आपको लगता है हाथ हटाओ, हमें सांस लेने दो। बताओ क्या हुआ होगा, आपके ब्लड में कौन सी गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई होगी? क्या ज्यादा हुआ है? CO2 कॉन्सेंट्रेशन। CO2 ज्यादा हो गई, टॉक्सिसिटी ज्यादा हो गई, आपका कीमो सेंसिटिव एरिया होता है ब्रेन में, वो बोलता है CO2 ज्यादा हो गई, और आप एकदम से एक्सेल करते हैं। ठीक है, ये रेगुलेशन में आएगा अभी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। क्या क्या होता है, ये हमने कल किया था एनसीईआरटी रीडिंग में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम क्या होती है, करेक्ट सीक्वेंस जल्दी बताओ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, या इंट्रा, इंट्रा का मतलब विद इन, पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज, विद इन लंग्स, लंग्स के वॉल्यूम में, प्रेशर में, लंग्स के प्रेशर में इंक्रीज। क्या होती है सीक्वेंस, जल्दी करो जल्दी करो, कम ऑन, स्पीड भी मैटर करती है, स्पीड, जल्दी करो जल्दी करो। व्हाट इज द राइट आंसर? करेक्ट क्या होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, बताओ बेटा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ट्रैकिया डिवाइडेड, ये आपको पता है, ट्रैकिया कौन से लेवल पे आके डिवाइड करता है? 5th थोरैसिक लेवल, आंसर नंबर सी। आपको करना है बेटा, आपको करना है, ठीक है। विच ऑफ द एनिमल यूज देयर स्किन, अब आपको पता है कौन स्किन से सांस लेता है? यस 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 यस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज, आज नहीं बट नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। पेरिप्लेनेटा मतलब कि कॉकरोच में क्या होती है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अपना आंसर आता है लेकिन बाकी वाला भी करना है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान देना है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग इवन आफ्टर नॉर्मल, देखो अच्छा कैसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग की होती है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स मतलब कि लंग्स में कौन सी एयर अंदर रह जाती है, कौन सा एयर अंदर रह जाता है इवन आफ्टर फोर्स नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब आप नॉर्मली एयर बाहर छोड़ देते हैं तो कौन सा एयर अभी भी अंदर बचा हुआ है, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा, आपको पता है? नॉर्मल वाला भी रहेगा, नॉर्मल वाला भी रहेगा, और फोर्सफुल वाला भी रहेगा। नॉर्मल वाला मतलब जो हमेशा रहेगा, और जो फोर्सफुल वाला है वो क्या? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या आएगा आंसर? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। लर्न करना है टॉपिक और उसके क्वेश्चंस देखने हैं, क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगेन ऐसे क्वेश्चन में आप सारी सीक्वेंस को, सारे स्टेटमेंट्स को चेक कीजिए, विच वन इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सारे चेक करेंगे। इंस्पिरेशन अकर व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग, लंग्स पे प्रेशर कम है तब हो रहा है। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। इंस्पिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, आपको पता है मैं क्यों अंडरलाइन कर रही हूँ? ड्यूरिंग इनहेलेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिकम हाई, आपको पता है मैंने क्यों अंडरलाइन करा है? ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ए, बाकी सब आपको पता है, एक्टिव की जगह पैसिव कहाँ क्या मिस्टेक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप बताइए रेस्पिरेशन के, ABCD में से आपको इनको रीअरेंज करना है, जंबल सेंटेंस है, आपको रीअरेंज करना है। एनसीईआरटी में ये सब सेंटेंस से हमने कल की क्लास में करा था, बता दो जल्दी से। सबसे पहले तो ब्रीदिंग ही होगा, सबसे पहले तो ब्रीदिंग ही होगा, फिर उसके बाद क्या होगा बताओ? फिर गैसेस एक्सचेंज होगा, उसके बाद क्या होगा जल्दी बोलो? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा, गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगे, टिश्यूज के पास जाएंगी, फिर उसके बाद क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। फिर टिश्यूज के पास जाके गैसेस एक्सचेंज होगा,
और फाइनली जब O2 आ गया टिश्यूज के पास तो टिश्यूज उसको यूज करेंगे, करेक्ट, ठीक है। बट ये वैल्यूज आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंगली इनको सीक्वेंस में अरेंज करो। द आंसर इज ए। क्लियर बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द लास्ट इज which of the following is the correct statement about human lungs? Okay, it by chance it has only two options, no worries. Left lung is larger and has 3 lobes, is it true? And the pleural fluid between the two pleural membrane reduces the friction on the lung. Pleural fluid याद है आपको, lungs की covering, ये lungs है तो lungs की अपनी एक covering है बेटा, we call this as pleural membrane, double wall होती है ये, और प्लूरल मेम्ब्रेन में जो लिक्विड होता है वी कॉल दिस एज प्लूरल फ्लूइड। तो बताइए इन दोनों में से विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्लूरल फ्लूइड फ्रिक्शन कम करता है, यस, वेरी ट्रू, ठीक है। सो आंसर इज बी, ठीक है। विद दिस आज का लेक्चर हम यहीं पर ही एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस आपको जितने हो सके मैक्सिमम ट्राई करने हैं और कंसिस्टेंटली पढ़ना है बेटा, गैप मत करना। ये मत सोचना कि आज का टॉपिक तो हमें आता है तो हम कल डायरेक्टली देख लेंगे, इसको प्रायोरिटाइज नहीं करते, कुछ और कर लेते हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, सबको अपने टाइम टेबल में फिट करो, उसको फॉलो करो, ठीक है। और याद रखना, हिंद गुरु के साथ सीखेंगे तो डॉक्टर बन के निकलेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ आज के लिए गुड बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के साथ। बाय बाय, गुड लक।